और मेरे सामने यहाँ झारखंड के बहुत सारे पत्रकार बंधु, मीडिया के मेरे मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। साथियों, जो आज झारखंड की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। खजाना खाली है, नगरी अंधेर है। खजाना खाली है और नगरी अंधेर है, क्योंकि इस अयोग्य सरकार के कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है चरमराई है, खजाना खाली हुआ है और आज के समय जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। जब हम लोगों ने सरकार श्री हेमंत सोरेन जी को सौंपी और वो माननीय मुख्यमंत्री जी बने, तब खजाना जो था भरा हुआ था, आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। और अगर हम हर आंकड़ों को देखें, हर आंकड़े को देखकर तर्क और तत्वों के आधार पर देखें कि वित्तीय परिस्थितियां क्या थीं, आर्थिक स्थिति क्या थी और खजाने में कितना पैसा था, तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि खजाना भरा हुआ था। रघुवर जी की सरकार में 5 साल में राजस्व यानी रेवेन्यू जो था वो लगभग 54,000 करोड़ से लेकर 84,000 करोड़ बढ़ा। रेवेन्यू रिसीट्स जो थे बहुत बढ़े। और विशेष जो केंद्र सरकार का दिल का रिश्ता था और है भी अभी भी झारखंड के साथ, जो केंद्र सरकार का दिल का रिश्ता है झारखंड सरकार से, वो आप जो केंद्रीय सरकार की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है बजट में, वो आप उसके द्वारा आप देख सकते हैं। जहां केंद्र सरकार का योगदान 23,000 करोड़ हुआ करता था और ये वित्तीय 15 की मैं बात कर रहा हूं, फिस्कल ईयर 15 की मैं बात कर रहा हूं, तो आज लगभग उसका दोगुना होके 41,000 करोड़ हो चुका है। जहां माइनिंग रॉयल्टी की बात की जाए, जहां वित्तीय 2015 फिस्कल ईयर 2015 में 4,400 करोड़ था, आज लगभग 8,000 करोड़ का हो गया है। और विशेष जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, जो पहले होता ही नहीं था, आज के समय वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 1400 करोड़ के बराबर हो गया है। तो जो बात होती है कि केंद्र सरकार ने अपना योगदान नहीं दिया, केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत है। और जो दिल का रिश्ता है केंद्र सरकार और झारखंड का, वो ये आंकड़े दर्शाते हैं, यानी कि झारखंड इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितना योगदान और जितनी मदद केंद्र सरकार को करनी थी झारखंड को, वो केंद्र सरकार ने की। और जब माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, जब हमने सरकार उनको 2019 में दिसंबर में जब उनको सौंपी, तो खजाना उनको भरा हुआ मिला। जो डेफिसिट थी वो 2.2% थी, जो स्टेट डेट टू जीडीपी था वो 27% था, 27% था। तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी भी थी, आपको राजस्व भी मिल रहा था। और हम लोग जो थे वो 15th फाइनेंस कमीशन से भी आप लोगों को, जहां 20,000 करोड़ हम लोग दे रहे थे, उसमें हम लोग करीब 26,000 करोड़ आपको देने वाले थे। तो हर नज़रिए से अगर आप देखें, तो जब सरकार आई और सरकार जब उसने बजट पेश किया, तो उसे एक भरा हुआ खजाना मिला और विकास के कई योजनाएं उनको हम लोगों ने सौंपी। मित्रों, ये बड़ी दुख की बात है और मैं पूरी जिम्मेवारी से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये सरकार अयोग्य है, सरकार विफल है, इनकी नीतियां जो हैं वो हानिकारक हैं। इस कारण आज के समय जो खजाना इनको भरा हुआ मिला, वो आज खजाना हम लोगों को खाली नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है। जब आप देखें कि उन्होंने कैसा बजट पेश किया, इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि सड़कों पे, पुलों पे, अस्पतालों पे, इन सब चीज़ों पे जो खर्चा करना था, उस खर्चे को इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खर्चा कम किया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, यानी कि सैलरीज पे, पेंशन पे, इस पे खर्चा ज़्यादा किया। और जब कोरोना काल आया तो कई राज्य सरकारों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, कई सरकारों ने अपने बजट में कई परिवर्तन वो लोग लाए, नए नए नीतियां उन्होंने लाई। 1,000 करोड़ कोविड फंड जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया, ऐसे कई नीतियां लाई गई जिसके द्वारा जो परिस्थितियां हैं उसके लिए जो बदलाव अनुकूल थे
उसके लिए नीतियां बदली गई, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल नहीं बदला। और जरूरी भी था उस समय जब राजस्व कोरोना काल में सबका घटा, केंद्र सरकार का भी घटा, तब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते, आप मेडिकल कॉलेज, आप सड़कों पे, आप पुलों पे, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा करते। भले आपको अगर इसके लिए ऋण लेना पड़ता, आपको कर्ज लेना पड़ता, तो वो अनुकूल था, वो उचित था, क्योंकि जब भी इस किस्म की आर्थिक संकट आती है तो हर अर्थशास्त्री आपको बताएगा कि आपको डेफिसिट स्पेंडिंग कैपिटल एसेट्स पे करनी चाहिए। आप डेफिसिट स्पेंडिंग करिएगा, आप ऋण लीजिएगा, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां लोगों को मिलेंगी और अर्थव्यवस्था फिर एक बार मजबूत हो जाएगी। तो ये इन लोगों को नीतियां अपनानी थी। केंद्र में हम लोगों ने ये नीतियां पूरी तरीके से अपनाई। आपको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कई घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे खर्चा किया जाएगा, नरेगा के द्वारा खर्चा किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एसेट्स बनाएं, और कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों ने घोषणा की। और इस तरीके से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत थी, एसेट्स बनाने की ज़रूरत थी, और उसके लिए ऋण लेना, ब्याज लेना अनुकूल था, केंद्र सरकार ने किया, कई राज्य सरकारों ने किया, लेकिन झारखंड सरकार ने नहीं किया। और इस कारण राजस्व गिरता चला गया, आर्थिक संकट बढ़ती चली गई, और आज के समय हमारी जो सड़कें हैं जर्जर हालत में हैं, कहीं कोई पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और मैं बताऊं कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो हमारे क्षेत्र के लिए खासकर कोविड के समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनमें कोई निवेश नहीं हुआ है। आज के समय जो हजारीबाग में, पलामू में, दुमका में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जोर शोर से वहाँ निर्माण होना था, आज सब काम रुका हुआ है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस अयोग्य सरकार ने अपने नीतियों के कारण, अपने बजट के कारण जो भरा हुआ खजाना था, इस खजाने को खाली किया और जनता को इन लोगों ने इस तरीके से पीड़ित किया। आज ये इनकी गलतियां, इनकी अयोग्यता, इनकी भूल कोई नहीं भूल सकता। झारखंड की जनता इन्हें कभी नहीं माफ कर सकती है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुई है, इसको जनता कभी इस सरकार को नहीं माफ करेगी। और हमारा ये दायित्व बनता है एक जिम्मेवार विपक्ष होने के कारण कि ये सब बातें हम लोग जनता के सामने रखें, तर्क और तत्वों के आधार पर रखें। और जो आंकड़े हैं वो झूठ नहीं बोलते। सरकार चाहे जो झूठ बोले, सरकार चाहे जो बातें रखे, जो आंकड़े हैं वो सच हैं, आंकड़े सबके सामने हैं। हम लोग आप लोगों को सब आंकड़े पेश करके दिखाएंगे। आपको नजर आएगा कि जब हम लोगों ने सरकार जेएमएम कांग्रेस को सौंपा तो खजाना भरा हुआ था। आज के समय इनकी नीतियों और बजट के कारण खजाना खाली होते चले जा रहा है, खर्चा तक नहीं हो पा रहा है, और जनता बहुत बहुत त्रस्त है। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप प्रश्न पूछें। जी, देखिए, खजाना जो होता है वो आपकी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को आपको निरंतर जो है मजबूत रखनी होती है। आपका जो राजस्व होता है, वो राजस्व जो है उसको आपको कलेक्ट करना पड़ता है। आपके टैक्स पॉलिसीज ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आपके रेवेन्यू आते रहें। अगर ये सब नीतियाँ नहीं होती हैं, अगर आप में वो क्षमता नहीं होती है, वो योग्यता नहीं होती है कि रेवेन्यू कलेक्शन चलता रहे, अगर ऋण की ज़रूरत है तो ऋण लें, ये सब अगर आप कंटिन्यूस आप नहीं करते रहिएगा तो खजाना अपने आप में फटाफट खाली हो जाएगा। लेकिन जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, मार्च 31, 2020 में जब वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, तो आपका राजस्व भी बहुत अच्छे स्तर पे था और आपकी डेट कैपेसिटी भी थी। और उसके तत्पश्चात केंद्र सरकार ने आपको जो 3% जो लिमिट होता है, 3% लिमिट होता है आपके बोरिंग्स का, उसको भी बढ़ा के 5% कर दी और कहा कि अगर आपको ऋण लेना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको ऋण देने को तैयार है, जिसमें कि आप वो ऋण लेकर कैपिटल एसेट्स में खासकर अगर आप उसमें निवेश कर सकते हैं तो आप निवेश करिए। मैं आपको उदाहरण के तौर से फिर बताऊंगा, 500 बेड का हजारीबाग में अस्पताल बनने वाला था, 500 बेड का अस्पताल। उसके लिए अगर आप पैसे देते थे, आप सोचिए कितने हजारों कर्मचारी, कितने हजारों लोग वहां काम कर रहे होते। और ये सिर्फ हजारीबाग की मैं बात नहीं करूंगा,
मैं पलामू और दुमका की मैं बात भी करूँगा, कितने लोगों को रोजगार मिलता। ये आपने निवेश किया नहीं, आपने ऋण लिया नहीं, राजस्व के लिए आपने टैक्स पॉलिसीज नहीं बदली, आपने एक्साइज नहीं बदला, ये सब आपने नहीं बदला। जीएसटी कॉम्पनसेशन में अगर शॉर्टफॉल हुआ तो सरकार ने आपको विकल्प दिया कि आप वहाँ भी बोरोइंग कर सकते हैं, वहाँ भी इन्होंने वो विकल्प नहीं लिया, क्योंकि ये राजनीति में उतर आए। जनता को विकास चाहिए, जनता को सेवाएं चाहिए, जनता को हम लोगों को सुरक्षित रखना है, उसके लिए हम लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चा करना है। लेकिन सरकार जनहित में नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो लोग ये नीतियां इन लोगों ने अपनाई हैं, और इसके कारण जनता को बहुत बहुत क्षति हुई है, हानि हुई है। इसी से जुड़ा हुआ है कि सरकार कहती है कि खजाना आपने खाली किया, 1417 करोड़ आप ले लिए जीएसटी का अनुदान दे नहीं रहे हैं ढंग से, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि लोन ले लीजिए। सरकार देखिए, ये सरकार इस विषय पे चाहे जो कहे, विश्व भर में आपदा आया है, कोरोना संकट आया है विश्व भर में। हर सरकार, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर सरकार को इस समय जब लॉकडाउन हुआ है, और ना सिर्फ हमारे भारत में लॉकडाउन हुआ है, विश्व भर में लॉकडाउन हुआ है, और अभी थर्ड वेव जब चल रहा है तो फिर बात चल रही है कि लॉकडाउन होगा। तो लॉकडाउन, तो अगर जीवन जान बचानी है तो लॉकडाउन को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन जब ये लॉकडाउन हम लोग करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो आर्थिक जो आपकी कार्रवाई होती है वो रुक जाती है। जब आर्थिक कार्रवाई रुकती है तो राजस्व जो है सरकार का वो भी कम होता है, और ये स्वाभाविक है। और कई बार ये संकट आए हैं और कई बार अर्थशास्त्री समझ गए हैं कि अब इसके बारे में क्या करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो सरकार की जिम्मेवारी होती, दायित्व होता है कि आप ऋण लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रश्न सिर्फ यही है कि वो आप ऋण किस लिए ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए ले रहे हैं, कि लोगों को सिर्फ तनख्वाह देने के लिए ले रहे हैं। अगर आप कैपिटल एसेट्स में इसका निवेश करें, जब ब्याज का दर कम हो जाता है इस समय संकट के समय, तो ये जो आपका निवेश होता है बहुत ही लाभदायक निवेश होता है। और अगर आपको नीतियों के बारे में मालूम हो, अगर आपकी कुशलता हो, तो आप इस प्रकार से अपने सरकार को चलाएंगे। केंद्र में तो हम लोग चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, बिहार में चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से चलाया जा रहा है। लेकिन झारखंड में स्पष्ट नजर आएगा कि इस प्रकार से नहीं चलाया जा रहा है, और इससे, जैसे मैंने पहले ही कहा, जनता की बड़ी हानि हो रही है। अस्पतालें नहीं बन रही हैं, सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, विधि व्यवस्था पे खर्चा नहीं हो पा रहा है। ये सब हो सकता था। बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें कि माइनिंग रॉयल्टीज कितनी बड़ी है, मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4000 करोड़ मिले थे, 4400 करोड़ मिले थे। अभी जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, फिस्कल 20 जो है, वित्तीय वर्ष 20, इसमें 7700 करोड़ मिले। ये आंकड़े हैं। तो आपकी माइनिंग रॉयल्टी लगभग दोगुना हुई है 5 सालों, दोगुना हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि माइनिंग रॉयल्टी आपको नहीं मिल रही थी? इतनी माइनिंग रॉयल्टी मिली है। और जहां पहले डीएमएफटी तो थी ही नहीं, डीएमएफटी जब पहले थी ही नहीं, आज के समय सरकार को, राज्य सरकार को, झारखंड की सरकार को 1400 करोड़ डीएमएफटी से मिल रहा है। तो माइनिंग रॉयल्टी से केंद्र सरकार ने झारखंड को जितना लाभ पहुंचा सकती थी, झारखंड सरकार को केंद्र सरकार ने किया है। वो मैं खुद इसका साक्षी हूं, मैंने खुद देखा है जब मैं वित्त मंत्रालय में था और उसके तत्पश्चात, कि हम लोग सोच विचार करके झारखंड को माइनिंग रॉयल्टी के तहत जितना हम लोग दे सकते थे हम लोगों ने दिया। और ये भी मत भूलिए, जो अभी जो माइंस की नीलामी हुई है, माइनिंग कमर्शियल ऑक्शन हुआ है, उससे भी कोशिश है कि सब राज्यों को इससे फायदा हो। तो जो कोल इंपोर्ट से उनको हम लोग कम कर रहे हैं, और जो हमारा घरेलू